कुछ रोज़ कबल हमने आपके लिए एक स्पेशल अवेयरनेस सेगमेंट किया था अबाउट द डिज़ीज़ ऑफ अल्ज़ाइमर्स और ये फ़र्क वाज़े करने की कोशिश की थी कि हर डिमेंशिया इज़ नॉट अल्ज़ाइमर्स बट अल्ज़ाइमर्स इज़ अफेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान एज़ वेल एज़ अराउंड द वर्ल्ड। सो एग्जैक्टली अल्ज़ाइमर्स में क्या होता है, सिवाय इसके कि आपकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, आपकी याददाश्त, आपका हाफ़ज़ा जाने लगता है, इसके अलावा कौन से सिम्टम्स हैं और क्या ये वाकई ये जो कंडीशन है इसका कोई इलाज नहीं है, और इलाज नहीं है तो हम कौन सी मॉडिफिकेशंस अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, हु आर द पीपल हु आर मोस्ट वल्नरेबल टू इट। और ख़ास तौर पे ये कि जब मौरूसियत की बात की जाती है, इज़ अल्ज़ाइमर्स अ हेरिडिटी कंडीशन, और अगर ऐसा है आपके ख़ानदान में, अगर आपके बुज़ुर्गों में समबडी हैज़ एक्वायर्ड इट, तो फिर आपको किन चीज़ों के हवालों से मोहतात होना चाहिए। और सबसे बढ़कर हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ अ पेशेंट विद अल्ज़ाइमर्स। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी कंडीशन में किस तरह मज़ीद अबतरी आती है और उस वक्त इनका ख्याल किस तरह रखा जाए, आइए इन मौज़ूआत पे भी आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उवैस, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उवैस आपकी आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास, आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेसिफ़िकली अगर मैं अल्ज़ाइमर्स के हवाले से शुरू करूँ, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? कई दफ़ा इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट अल्ज़ाइमर्स, तो मैं चाहूँगी डॉक्टर उवैस आप लोगों को ये भी बताएं कि हाउ डू यू फाइंड आउट फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट कि ये सिर्फ याददाश्त का कमज़ोर होना नहीं है बल्कि अब ये पेशेंट अल्ज़ाइमर्स की कंडीशन में मुब्तला हो चुका है। देखिए, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो होती है बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में या प्रोग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। जो माइल्डर फॉर्म है, बिल्कुल अर्लीस्ट फॉर्म है जी, तो उसमें इस तरह से होता है कि जो रीसेंट मेमोरी है वो मेमोरी नहीं, टोटल मेमोरी, एक रीसेंट इवेंट्स वो पेशेंट भूलने लगता है। बरसों पुरानी बात याद होगी लेकिन 2 दिन पुरानी बात याद नहीं होगी। दूसरा ये कि जैसे जैसे डिमेंशिया प्रोग्रेस करता है तो फिर ये मेमोरी के चेंजेस जो होते हैं वो फिर क्रॉनिक चेंजेस में आने लगते हैं कि जो पुरानी मेमोरी भी है। अक्सर पेशेंट होते हैं उन्हें याद नहीं होता है कि 2 दिन 3 दिन पहले क्या चीज़ थी या क्या उन्होंने सुबह खाया है, लेकिन वो पुरानी बातें उन्हें याद होती हैं। डॉक्टर तो इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इट्स अल्ज़ाइमर्स? अल्ज़ाइमर्स में बेसिकली इसके अलावा, याददाश्त के अलावा बाज़ औक़ात होता है कि जैसे वक्त गुजर रहा होता है तो इंसान की जो वोकेबलरी है, जो बोल चाल के अल्फाज हैं वो बहुत महदूद हो जाते हैं। अच्छा। इस तरह वो काम जो पहले बहुत आसानी से वो कर लेते थे अब वो बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं। अब वो कोई उनके प्रोफेशन की बात हो या फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी की कोई एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है तो वो उनको मुश्किल होता है। कुछ ख़वातीन आ रही हैं, उनकी सिर्फ कंप्लेन ये है कि पहले जो खाना बड़े आराम से बनाते थे अब मुश्किल हो रही है। कोई ड्राइव करता था तो उसे मुश्किल होती है कि ट्रैफिक में लेन कैसे चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें डायरेक्टली एक उस तरफ इशारा करती हैं कि पेशेंट अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में प्रोग्रेशन की तरफ जाता है। यानी कई ऐसी जो आपकी कंडीशंस होती हैं या कई ऐसी चीज़ें जो आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी सुबह अगर आपने कोई चीज़ पकानी है या जैसे उन्होंने कहा कि ड्रेसअप होना है, कहीं जाना है, उसको आप ब्रेक डाउन नहीं करते और आप नहीं सोचते कि इसका एक पहलू मैं भूल भी कभी सकता हूँ। सो दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आपकी प्रोग्रेशन टूवर्ड्स अल्ज़ाइमर्स हो रही है। लेकिन आई एम श्योर डॉक्टर इलियास इसका एक फिर बहुत ही गहरा फ्रस्ट्रेटिंग इम्पैक्ट होगा एक बंदे की मेंटल हेल्थ के ऊपर, यानी अचानक से वो चीज़ें जिसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, फ़ाल हैं, अगर आप भूलने लगें और आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएं, तो हाउ डज़ इट अफेक्ट द मेंटल हेल्थ? यस, डेफिनेटली। सबसे पहले तो अल्ज़ाइमर्स की अवेयरनेस के रिलेटेड जो आप की टीम या आपका चैनल जो आपकी मैनेजमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम में जो ये हिस्सा ले रही है तो इसके लिए तो सबसे पहले तो खराज तहसीन है आप लोगों को, क्योंकि जो इम्पेक्ट ऑफ इलनेस इटसेल्फ डिमेंशिया एंड क्योंकि मोस्ट कॉमन डिमेंशिया इज़ अल्ज़ाइमर। तो अल्ज़ाइमर्स के लिए हर घर में एक पेशेंट हम ये कह सकते हैं कि अल्ज़ाइमर का है, अगर नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में वो आएगा। इतना प्रेवलेंट है। हम अगर ये कहें कि 60 ईयर्स के बाद क्योंकि ये होता है और एवरी 5 ईयर्स पे ये डबल होता है, तो ऑलमोस्ट दोज पीपल हु आर अबव 80 तो वहाँ पर प्रेवलेंस जो है वो मोर देन 30% है। तो मोर देन 30% बीइंग प्रेवलेंस इज़ ए ह्यूज पॉपुलेशन। तो अब इसमें क्योंकि जो अल्ज़ाइमर्स के पेशेंट होते हैं, ये डिमेंशिया वाले, ये अपनी रूटीन लाइफ में बहुत एक्टिव होते हैं, बल्कि हम ये कहें कि बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अब जैसे जैसे उनका कॉग्निटिव स्लो डाउन स्टार्ट होता है तो उनकी जो इमोशनल वेलबींग है उसमें एंग्जाइटी, उसमें सैडनेस, उसमें फ्रस्ट्रेशन, अब उसमें कभी कभी एंगर के इश्यूज़, मतलब जिस तरह से पेशेंट आके हमें बताते हैं कि ये तो हमारे तो दादा नाना या बाबा जान जो थे ये तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन अभी एकदम से वो होते हैं।
तो ये जो फीलिंग होती है ये उनकी जो इमोशनल वेलबींग है उससे रिलेटेड ही होती है। अच्छा, कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि अगर आपकी याददाश्त या आपकी हाफ़ज़ा कमज़ोर हो रहा है तो आप इस चीज़ का इजहार भी नहीं करते। कई दफ़ा आपके लिए ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि आप चीज़ों को भूल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि अगर आपका ये एक्सपीरियंस है तो यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग वेरी लोनली, तन्हाई का भी शिकार हो रहे होते हैं। क्योंकि कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है तो आपका जो रिएक्शन टाइम है वो स्लो डाउन हो जाता है। जैसे डॉक्टर अवैस ने कहा कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं पड़ता कि आप लाइन चेंज कैसे करें। तो जो आप जिस बंदे से बात कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं पड़ा कि व्हाट वर्ड्स टू चूज एंड हाउ टू से, हाउ टू एक्सप्रेस वनसेल्फ। बिल्कुल, ये जो सिम्टम्स हैं दे साउंड टिपिकल। तो पूछना मैं ये चाहूँगी वैसा कि डायग्नोसिस कैसे होता है अल्जाइमर्स का, उसके लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? एक तो बज़ाहिर आपने कहा कि इस तरह के सिम्टम्स हैं, लेकिन एक तशख़ीस के लिए किस किस्म के टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है? इसमें बेसिकली स्टार्ट होता है क्लिनिकल हिस्ट्री से। वो हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट से और अटेंडेंट से जो केयर गिवर्स हैं उनसे। इसके बाद अगर बात की जाए तो ब्लड टेस्ट हैं, इसके अलावा CT स्कैन और MRI ब्रेन के हैं, वो इसमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ़ क्लिनिकल क्राइटेरिया हैं जो हिस्ट्री या टेस्ट पे डिपेंड करते हैं, जो हम पेशेंट से पूछते हैं, उसके मुताबिक इस पे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज़ है या नहीं, और फिर इसकी कौन से कैटेगरी है। जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, जो बिल्कुल एक एब्सोल्यूट वो है, वो तो ऑटोप्सी पे ही होता है, वो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं होता है, वो फिर एक पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है। लेकिन अक्सरियत पेशेंट्स जो आती है उनके हम सिम्टम्स पे इस बात को डेवलप करते हैं कि वाकई इनका डायग्नोसिस बन रहा है अल्जाइमर डिजीज़ का। जो अल्जाइमर्स का पेशेंट है, क्या ये बात उस तक पहुंचाई जाती है कि अब वो अल्जाइमर्स में मुब्तला हो चुका है, या यूजुअली उसके सिर्फ केयर टेकर्स को ये बताया जाता है? अच्छा, बताई जाती है। बात सारी ये होती है कि अक्सर औकात पेशेंट शुरू में वो खुद नहीं आते, उसके केयर गिवर्स ही लेके आ रहे होते हैं कि ये चीज़ें भूल रहे हैं। पेशेंट शुरू में डिनाइल में होता है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कहा एम्बेरसमेंट वाली बात, बिल्कुल ऐसा ही। अक्सर औकात केयर गिवर्स भी समझ रहे होते हैं कि एज ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से है। ये सिर्फ एज ज़्यादा होने की वजह से नहीं, इट्स जस्ट एज रिलेटेड, यानी उसको हम डिजीज़ के तौर पे नहीं ले रहे होते, एंड उसको उसी तरह से लेना चाहिए, उसी तरह से उसके ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त की जो हमारी मेडिकल साइंस है, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई एब्सोल्यूट सोल्यूशन नहीं निकाल सकी है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे कि अल्जाइमर्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ अल्जाइमर्स के लिए मुख्तलिफ अद्वियात मौजूद हैं जो इसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती है। यानी अगर एक शख्स को आपने कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं की तो शायद उसका अल्जाइमर स्टेज 4 पे या यानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन अद्वियात की मदद से उसको काफ़ी सहारा हो सकता है। ये अद्वियात एडमिनिस्टर करने के लिए भी डॉक्टर इलियास आप क्या कहेंगे? केयर गिवर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, और जैसे कई हम और सिचुएशंस में कहते हैं कि आपकी थेरेपी, काउंसलिंग आपको बहुत मदद करती है। क्या अल्जाइमर्स के पेशेंट के लिए भी मेडिसिन के साथ साथ कोई थेरेपी होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए? डेफिनेटली अल्जाइमर पेशेंट्स नॉट ओनली अल्जाइमर पेशेंट्स को सपोर्ट होती है, बल्कि उसके केयर गिवर्स जो होते हैं, जो इमीडिएट केयर गिवर्स होते हैं, जो कि यूजुअली फैमिली मेम्बर्स होती हैं, उसके स्पाउस हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, उसके चिल्ड्रेन हैं, तो उनको भी सपोर्ट की एक्चुअली ज़रूरत होती है। बल्कि जो अल्जाइमर फाउंडेशंस हैं वो तो उनकी ट्रेनिंग कराते हैं सही कि मतलब एक अल्जाइमर पेशेंट के साथ कैसे रहा जाए, तो और उनकी इमोशंस के साथ कैसे रहा जाए। अब यहाँ पर जो फोकस होता है वो एक्शन पे नहीं होता, फोकस जो होता है वो इमोशन पे होता है। तो उस इमोशन के हिसाब से अब ज़ाहिर जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन एक अल्जाइमर्स पेशेंट्स जो कि अपनी पूरी तरह से होश आवास में ही नहीं है, तो उसके साथ इमोशनल एम्पैथी हो, और उसकी जो सोशल लोनलीनेस है, जो उसका इमोशनल विड्रॉल है, वो उसका इंटेक्ट रहे, जो उसकी इंटेग्रिटी है जो कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में गुजारी हुई है, उसको ये एहसास दिलाया जाए कि आप अभी भी उतने ही सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर अवैस आपसे, वो लोग जिनकी फैमिली में अल्जाइमर्स की कोई हिस्ट्री पाई जाती है, वो अपने लाइफस्टाइल्स को आज मॉडिफाई करके क्या अल्जाइमर्स को अवॉइड कर सकते हैं? कैन दे एक्चुअली बाईपास दिस हेल्थ कंडीशन? अच्छा, किसी हद तक ये बात ज़रा सी समझने की है कि अल्जाइमर डिज़ीज़ जो है जैसे तो उसका क्योर नहीं है, लेकिन अगर जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम उसकी जो प्रोग्रेशन है या फिर जो एक ऑनसेट है जो 65 में होना है, तो हम उसको डिले पे ले जा सकते हैं। वो रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल है, अच्छी स्लीप है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है, डेली एक्सरसाइज है, फूड का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आ जाता है। प्लस ये कि स्क्रीनिंग अगर इसमें कर लेते हैं तो वो प्रोग्रेशन जो होती है उसके लिए आप जहनी तौर पे तैयार रहते हैं। आपके पास अगर एक केस है फैमिली में और जेनेटिक उसने न्यूरोलॉजिस्ट से
मोअल्लिस से डिस्कस करें तो डेफिनेटली इस चीज़ से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जिस तरह हम कहते हैं ना कि एवरी डे चाहे आप एट रिस्क हों या ना हो, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बैलेंस को मेंटेन करना, और उस बैलेंस के लिए वर्क लाइफ की एक बेहतर कहना चाहिए कि डिवाइड होनी चाहिए। काम करना बहुत अच्छी बात है, अपने आप के लिए एम्बिशियस होना, प्रोडक्टिव होना, लेकिन आजकल हमारी वर्क लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है कि टेक टाइम आउट फॉर योर रिलैक्सेशन एज वेल। दिन में कोई ना कोई वक्त आप अपने लिए मुख्तस करें, विच इज़ ऑल अबाउट जस्ट गेटिंग स्ट्रेस फ्री। अगर एक मील कोई ऐसा है, कोई एक चाय का कप है, वो ज़रा सुकून से पी लीजिए। एंड देयर इज यू नो आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके अंदर शायद हम रेस्ट को या टेकिंग ब्रेक्स को इतना ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखते। हमारे यहाँ बिज़ी रहना, बहुत ज़्यादा काम करना, शायद ये एक तरह से फैशनेबल भी समझा जाता है। इंसान को अपनी वक़्त का एहसास सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा काम करके होता है। सो आई थिंक टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स एंड यू नो अपनी अपकीप का ख्याल रखना, अपनी वेलबींग का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओवैस एंड डॉक्टर इलियास फॉर बीइंग हियर, फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।